ऐसा कहते हैं कि दवाओं से ज्यादा दुआ जो है वो काम कर जाती है। तो कुछ ऐसे ही हुआ है गाइस कि आप सभी लोग जो हैं, आपने इतनी दुआ करी मेरे लिए और इतने मेरी हेल्थ को लेकर इतने आप कंसर्न थे कि मेरा जो सीवियर वाला पेन है वो अब चला गया है। अभी जो है वो नॉर्मल कंडीशन में मैं आ चुका हूं। तो आई एम रियली वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। और इसी एनर्जी के साथ लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो गाइज आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एंड ये करंट अफेयर्स का लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। और यहां पर हम लोग जो सिविल सर्विसेज का सिलेबस है, जहां पर जनरल स्टडीज पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो उसी के हिसाब से हम लोग न्यूज को कवर करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले पेपर 2 से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि पेपर 1 से रिलेटेड कोई टॉपिक्स नहीं है। और फिर हम लोग पेपर 3 की न्यूज को कवर करेंगे। सबसे पहली न्यूज में बात हो रही है हुआवे के बारे में। तो हुआवे देखिएगा, ये वाली इसके बारे में आपने सुना होगा। इस कंपनी के बारे में वेरियस प्रोडक्ट्स बनाती है, ये काफी सारे मोबाइल्स वगैरह बनाती है, लैपटॉप बनाती है, इवन इसके वॉशिंग मशीन, फ्रिज तक आपको जो है वो देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा ये जो नेटवर्क टेक्नोलॉजीज होती हैं उसके ऊपर भी काम करती है। जैसे कि हम लोग जो 5G नेटवर्क, 4G नेटवर्क जो देखते हैं ना, 1G, 2G, 3G, 5G, 4G नेटवर्क, ये सब हम लोग देखते हैं। तो इस नेटवर्क को चलाने की जो टेक्नोलॉजीज होती हैं, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, वो भी जो है ये बनाती है। ठीक है, तो ये इसके लिए भी इसको महारत हासिल है। और ये कंपनी जो है गाइज, ये चाइना के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है। चाइना की ये कंपनी है और कहा जाता है कि चाइना की गवर्नमेंट की मेजर शेयर होल्डिंग भी इस कंपनी के साथ हम लोग को देखने को मिलती है। तो ठीक है, और अभी जो ये टॉपिक न्यूज में आ रहा है वो इस कंपनी के सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर आ रहा है। एग्जैक्टली ये टॉपिक हालांकि मैं पहले भी आप लोग को इस प्रकार का पढ़ा चुका हूं कि हुआवे नाम की जो कंपनी है उसको यूनाइटेड स्टेट्स नहीं चाह रहा है कि कोई भी कंट्री इसको अप्रूवल दे 5G का, क्योंकि अभी रिसेंट पास्ट ने इसने अनाउंस किया था कि ये 5G टेक्नोलॉजी ऑफर करने के लिए रेडी हो चुकी है। इसके पास 5G टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए पूरे के पूरे इक्विपमेंट्स मौजूद है, पूरी की पूरी टेक्नोलॉजीज इसके पास मौजूद है। अब काफी सारी कंट्रीज ने इसको अप्रूवल भी दिया था, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूनाइटेड किंगडम की अगर हम लोग बात करें, यूके की, तो यूके ने इसको अप्रूवल दे दिया था कि यूके के अंदर ये 5G सर्विसेज ऑफर कर सकती है। बट द प्रॉब्लम इज बाद में जाकर यूके ने इसको मना कर दिया, क्योंकि यूएसए डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था कि ये कंपनी के साथ कोई भी टाई अप ना करे किसी भी प्रकार का, क्योंकि ये कंपनी जो है वो लोगों के डेटा को चुराती है, लोगों के ऊपर निगरानी रखती है, स्पाई करती है लोगों के ऊपर। और ये कंपनी कहां की है? चाइना की है। तो ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि चाइना का इस कंपनी के साथ कोई रिलेशन हम लोग को देखने को मिलता है। तो उसी के चलते हो सकता है कि ये चाइना जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो निगरानी करे इस कंपनी के थ्रू। तो ये बड़ी एक दिक्कत हो सकती है। और देखो, इस प्रकार की स्पाई वाली जो चीज है, निगरानी रखने वाली जो चीज है, वो चाइना के ऊपर जो है वो ऑलरेडी हम लोग को कई बार देखने को मिल ही चुकी है। इवन चाइना की काफी सारी एप्लीकेशंस है, उसमें भी ये चीज खुलासा जो है वो मिल चुका है कि वो एप्लीकेशन कहीं ना कहीं से डेटा चुराती हैं, राइट। तो ये एक बहुत ही मेजर सिक्योरिटी कंसर्न है। और किसी कंट्री का एक मेजर सिक्योरिटी कंसर्न ये हो सकता है अगर किसी कंट्री के अंदर एक नेटवर्क जो है वो ऐसी कंपनी को दे दिया जाए, या फिर ऐसी कंपनी से एक नेटवर्क जो है वो ले लिया जाए, उसकी सर्विसेज यूज करी जाए, जिसके ऊपर ऑलरेडी आरोप है स्पाई का, राइट, यानी कि निगरानी रखती है, ये ऐसा कुछ आरोप है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये बड़ा एक मेजर इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात, एक बड़ा मुद्दा यूएसए और चाइना के बीच में ऑलरेडी हम लोग को देखने को मिल ही रहा है, राइट, काफी समय से। और यूएसए बिल्कुल भी नहीं चाह रहा है कि चाइना के साथ कोई भी कंट्री डील करे किसी प्रकार की, और चाइना को काफी सारी कंट्रीज यूनाइटेडली बॉयकॉट करने के चक्कर में हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। एट प्रेजेंट अगर हम लोग सिनेरियो की बात करें, चाहे वो कोरोना वायरस को लेकर हो, चाहे वो ट्रेड वॉर को लेकर हो, तो चाइना के अगेंस्ट आज की डेट में काफी सारी कंट्री जो है वो बन चुकी हैं, राइट। और इवन चाइना ने भी ऐसी कुछ हरकतें करी हैं, जैसे कि हमारी कंट्री के साथ भी अगर हम लोग बात करें, इंडिया के साथ, तो ये टेरिटोरियल इसके कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से हम लोग को देखने को मिलते आ रहे हैं। कुछ समय पहले भी अभी इसने हरकत करी थी लद्दाख और सिक्किम के अंदर, मैंने पढ़ाया था, आप लोग को याद आ रहा होगा। तो वैसे ही साउथ चाइना सी की भी अगर हम लोग बात करें, तो वो जो आइलैंड कंट्रीज है उनके साथ भी हरकत पटकता ही रहता है। तो चाइना ने खुद ब खुद कुछ इस प्रकार की हरकतें कर ली है कि आज की डेट में काफी सारी कंट्री, मेजोरिटी ऑफ कंट्री चाइना के अगेंस्ट होती जा रही है, राइट। और ऊपर से फिर ये 5G वाला भी एक इशू हम लोग को देखने को मिल ही रहा है, राइट। तो ये एक बेसिकली मेन आंसर राइटिंग के लिए एक इस प्रकार का आप लोग को स्ट्रक्चर डेवलप करना है। अगर चाइना की बात हो रही है क्वेश्चन में, इंडिया चाइना रिलेशन की बात हो रही है, तो आप ये सब चीजें भी थोड़ी बहुत उपयोग कर सकते हैं, पॉइंट्स वगैरह उपयोग कर सकते हैं। गॉट इट। अब आगे की बात करें, ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया था, तो बोला गया था कि अभी रिसेंट पास्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ बातचीत करी है 5G क्लब को लेकर। इसको बेसिकली D10 5G क्लब के नाम से जाना जा रहा है। ये क्लब एग्जैक्टली है क्या गाइस? तो देखो, यहां पर हुआवे को रिप्लेस किया जा रहा है। हुआवे जो कंपनी है, जो 5G के लिए, जिसके पास ऑलरेडी सभी इक्विपमेंट्स आज की डेट में मौजूद हैं, पूरी टेक्नोलॉजी इसके पास मौजूद है, और हुआवे से कुछ चीज जो है वो लेनी नहीं है, इससे सर्विसेज लेनी नहीं है। तो यहां पर ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये प्रपोजल रखा है कि हम एक क्लब बनाएंगे, 5G क्लब, या फिर इसको D10 5G क्लब के नाम से भी जाना जा रहा है, जहां पर G7 कंट्रीज प्लस ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और इंडिया होंगी। और ये कंट्रीज सभी मिलकर ये हुआवे को रिप्लेस करेंगे, यानी कि हुआवे का जो टेक्नोलॉजी है, ये सभी कंट्रीज मिलकर वो टेक्नोलॉजी बनाएंगी
और 5G टेक्नोलॉजी स्टैब्लिश करेंगी, राइट। तो यानी कि 5G के ऊपर बेस्ड जो टेक्नोलॉजीज होती हैं वो पूरी यहां पर स्टैब्लिश की जाएगी इन कंट्रीज के द्वारा, ना कि हुआवे या फिर चाइना के द्वारा। तो ये ऑल्टरनेटिव बनाने का पूरा गेम हम लोग को यहां पर देखने को मिल रहा है और उसी से रिलेटेड ये क्लब जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। गॉट इट। ये ही सिर्फ चीज है जो कि आप लोग को समझनी है। अब देखिए गाइस, यहां पर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताइए कि G7 कंट्रीज जो है वो कौन सी हैं। फटाफट नीचे आंसर लिखकर बताइए। G7 के बारे में मैं आप लोग को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज के बारे में डिटेल में। तो वो 7 कंट्रीज के नाम आप लोग को नीचे लिखकर बता रहे हैं। इसमें थोड़ी सी और हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो D10 क्लब है या फिर 5G D10 क्लब जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो क्या ये इंडिया को बेनिफिट करेगा? हाँ, बिल्कुल बेनिफिट करेगा और काफी अच्छे से बेनिफिट करेगा। कैसे? तो देखो गाइस, आज की रेट में हम लोग के काफी सारे टारगेट्स हैं। $5 ट्रिलियन की हम लोग को इकोनॉमी जनरेट करना है 2024 तक, आपको पता होगा इसके बारे में, इस टारगेट के बारे में। इसके अलावा नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक 2019 का भी एक टारगेट हम लोग को देखने को मिलता है, जहां पर हमने टारगेट किया था कि 2025 तक हम लोग 100 करोड़ मोबाइल हैंडसेट जो है वो बनाएंगे इंडिया के अंदर। और यहां पर देखो, इसके अंदर ही अंदर अगर हम लोग को मौका मिल जाता है, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है 5G टेक्नोलॉजी पे काम करने की या फिर 5G टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करने की इंडिया में, तो उससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। तो इंडिया को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है यहां पर, क्योंकि सभी कंट्रीज मिलकर अगर काम करेंगी तो काफी कुछ काम जो है वो इंडिया को मिलेगा। और इंडिया को काफी कुछ काम मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है, यू नो अबाउट इट, कि इंडिया के अंदर इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी। क्योंकि कहीं पर भी फैक्ट्री वगैरह ओपन की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन किया जाता है, तो वहां पर इंप्लॉयमेंट जनरेट होती है। तो ये तो बहुत ही विन विन अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए हम लोग को देखने को मिल रही है। और सेकेंडली, हम लोग भी टारगेट कर रहे हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट का उपयोग ना करें। और आत्मनिर्भर भारत में हम लोग ने पढ़ा भी था कि हम लोग इंडिया के अंदर बने हुए प्रोडक्ट्स का उपयोग करेंगे। और अगर 5G टेक्नोलॉजीज अगर इंडिया के अंदर डेवलप होती हैं, बनती हैं, राइट, उसके इक्विपमेंट्स बनते हैं, तो उससे अच्छी बात तो इंडिया के लिए कुछ हो ही नहीं सकती। तो इस प्रकार से आपको चीजों को रिलेट करना है और समझना है ये वाले टॉपिक को, राइट। और आप जानते हैं कि इंडिया जो है वो सेकंड बिगेस्ट स्मार्टफोन मार्केट हम लोग को पूरी दुनिया भर में देखने को मिलता है। और पूरी दुनिया भर में सबसे ज्यादा इंटरनेट का कंजम्पशन भी इंडिया के अंदर होता है। और 5G टेक्नोलॉजी पूरी इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजी हम लोग को देखने को मिल रही है। और इंडिया के आने वाले समय में प्लान्स की भी अगर हम लोग बात करें तो इंडिया टारगेट कर रही है 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे। और 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हम लोग को जो देखने को मिल ही रहा है, और वर्ल्ड की जो डिमांड है 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर, वो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज की डिमांड है। जैसे कि अगर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें, IoT की बात करें, एज कंप्यूटिंग की बात करें, मशीन लर्निंग की बात करें, तो ऐसी जो टेक्नोलॉजीज है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है? 5G के ऊपर बेस्ड होती है, हाई स्पीड कनेक्टिविटी के ऊपर बेस्ड होती है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट सिटी प्रोग्राम हम लोग को इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। और स्मार्ट सिटीज बनाने के लिए वी नीड हाई कनेक्टिविटी, राइट, जैसे कि 5G। क्योंकि सब चीज जो है वो ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर को बिछाने में ही एक तो बहुत बड़ा खर्चा है और उसके लिए जो है वो बहुत समय भी लगता है। तो इसलिए हम लोग अगर 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर महारत हासिल कर ले और 5G टेक्नोलॉजी हमारी कंट्री के अंदर डेवलप हो जाए, राइट, मैन्युफैक्चर हो जाए, तो उससे इंडिया को तो डायरेक्टली फायदा मिलना ही मिलना है। और साथ ही साथ इन कंट्रीज के साथ मिलकर अगर हम लोग कलेक्टिवली काम करेंगे तो बहुत ही अच्छी चीज हम लोग को यहां पर देखने को मिलेगी, राइट। तो ये कुछ चीजें आप लोग को याद रखनी है। और एक और चीज, मेंस पर्सपेक्टिव से आप चाहो तो ये वाली चीज जो है वो रिकॉर्ड करके रख सकते हो कि इंडिया में आज की रेट में हर एक यूजर हर महीने 11 GB से ज्यादा कंज्यूम करता है। और ये बिल्कुल फैक्ट है ही यार, कि मतलब 11 GB से ज्यादा तो हर महीने नॉर्मल एक यूजर होगा वो तो करेगा ही करेगा, उससे ज्यादा ही होता है। जैसे कि हम लोग जैसे कि इस फील्ड में है, यहाँ पर पूरा काम जो है वो हम लोग का ऑनलाइन ही होता है। तो मान के चलो कि मतलब हर महीने जो है वो 300 GB भी जो है वो कम पड़ जाता है। तो ये वाली चीज भी होती है इस प्रकार से, राइट। तो ये वाली चीज है। और जैसे कि मैं तो एक मतलब जो है वो इस प्रकार का काम कर रहा हूँ, वो भी ज्यादा इतना काम नहीं होता हम लोग का, सिर्फ डेटा ट्रांसफर करना, अपलोड करने का ही होता है। बट काफी सारे लोग होते हैं उनका पूरा लाइव वाला काम रहता है, पूरे समय वो लोग ऑनलाइन रहते हैं। तो ये बड़ी एक जो है वो उनके लिए और भी ज्यादा यूसेज होते हैं। बट यहाँ पर जो बात की जा रही है तो ये नॉर्मल यूजर्स की, यानी कि जो जनरल जो यूजर्स होते हैं, जो बिजनेस वाले यूजर नहीं, नॉर्मल यूजर्स, तो उनका 11 GB, जैसे आप लोग भी हैं, आप डेली लेक्चर देखते होंगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि 11 GB तो कुछ नहीं लगता है, राइट। तो ये हर महीने की बात हो रही है, हर दिन की बात नहीं हो रही है। तो ये इस प्रकार का डेटा भी आप उपयोग कर सकते हो। और पूरी दुनिया भर में ये कंजम्पशन सबसे ज्यादा है, राइट। और हालांकि ये वाला डेटा जो है वो याद ना भी रखो तो भी चलेगा कि 2017 में कितने मिलियन टेराबाइट्स था और 2019 में कितने मिलियन हुआ। तो ये सब फालतू चीजें याद नहीं रखनी, ये वाली चीज आप याद रख सकते हो, इससे आंसर आपका अच्छा दिखेगा, ठीक है। बट अभी देखिए, अभी हमारे इंडिया के अंदर एक चैलेंज भी हम लोग को देखने को मिल रहा है 5G के ऊपर बेस्ड। वो चैलेंज ये है, टेलीकॉम सेक्टर का चैलेंज हम लोग को देखने को मिल रहा है। क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ टेलीकॉम सेक्टर स्ट्रेस में हम लोग को ऑलरेडी देखने को मिल ही रहे हैं। ऊपर से AGR का इशू भी चल रहा है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है। आप लोग को आइडिया होगा इसके बारे में, पढ़ाया भी है मैंने इस टॉपिक को आपको,
राइट। और अभी कुछ दिनों पहले मैंने आप लोग को शायद क्वेश्चन भी जो है वो प्रोवाइड किया था, जो डेली क्वेश्चन सीरीज में आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ ना टाइम टेबल देके, तो ये वाला टॉपिक भी जो है वो मैंने आप लोग को दिया था टेलीकॉम सेक्टर के बारे में, जब मैंने आपको कहा था पढ़ने के लिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे रिलेटेड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो जिन बच्चों ने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है, आप अक्टूबर 2019 के 4th वीक में मैंने इस टॉपिक को पढ़ाया था। आप हमारे चैनल ओनली करंट अफेयर पे जा सकते हैं, यूट्यूब का एक चैनल है ओनली करंट अफेयर, और यहां पर आप जाइएगा या फिर यूट्यूब का जो सर्च कॉलम है ना उसमें लिखिएगा अक्टूबर 2019 4th वीक करंट अफेयर्स और उसके आगे लिख दीजिएगा ओनली करंट अफेयर। तो सबसे पहला वाला जो वीडियो होगा वो ये वाला मिल जाएगा आपको। इसमें आपको 2 घंटे 27 मिनट 12 सेकंड पे जाना है और ये वाला जो टॉपिक है जो है वो आप लोग को मिल जाएगा एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का, ठीक है। तो ये चीज है। तो उसमें ट्राई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है और आपको यहां पर ध्यान दीजिएगा गलत स्टेटमेंट बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, राइट। फटाफट बताइए। तो और नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर बताइए मेरे एक्सप्लेन करने से पहले। तो देखिए गाइस, यहां पर बताया गया कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। यस, ट्राई इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। एक कानून के द्वारा ये बॉडी बनाई गई है। कानून का नाम है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997। सेक्शन 3 के अंडर ये हम लोग को ट्राई देखने को मिलती है इस कानून के। और ट्राई का काम क्या होता है, टेलीकॉम कंपनीज जो होती हैं, टेलीकॉम सेक्टर जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनको रेगुलेट करने का इसका काम हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि अलग अलग कंपनीज के अलग अलग रिचार्ज के रेट होते हैं, राइट। रिचार्ज हम लोग कराते हैं अलग अलग कंपनी के, तो ये समय समय पर कंपनीज को ये भी बताती है कि उनको किस हिसाब से रिचार्ज प्लान जो है वो लेकर आने हैं, राइट। तो इसके ट्राई जो है वो पूरी तरह से टेलीकॉम कंपनीज को रेगुलेट करती है, मॉनिटर करती है, उनके ऊपर निगरानी रखती है, उनके लिए वेरियस रूल्स रेगुलेशन जो है वो सेट करती है, राइट। तो ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला करेक्ट है तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारा वन आंसर तो होना नहीं है, राइट। तो वन आंसर नहीं होगा हमारा, या तो 2 होगा या फिर नन हम लोग को आंसर देखने को मिलेगा। तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसका काम क्या होता है, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का क्या इसका काम होता है। टेलीकॉम पार्टीज के बीच में, जो टेलीकॉम कंपनीज हम लोग को जो देखने को मिलती है ना, तो उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो क्या ट्राई इसको रिजॉल्व करती है। तो देखो गाइस, पहले रिजॉल्व किया करती थी, अब नहीं करती है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट जो होगा वो गलत होगा और इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो 2 ओनली होगा। ये पहले डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करती थी कंपनीज वगैरह के बीच में, बट 2000 में हम लोग को देखने को मिला कि TDSAT को स्टैब्लिश किया गया, इस कानून को अमेंड किया गया एक ऑर्डिनेंस के थ्रू, और TDSAT टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपेलेट ट्राइब्यूनल, इसको स्टैब्लिश किया गया जिसने ट्राई से एजुकेटरी और डिस्प्यूट जो रिजोल्यूशन का जो फंक्शन था वो ले लिया, ठीक है। तो आज की डेट में ये TDSAT जो है वो डिस्प्यूट रिजॉल्व करती है टेलीकॉम सेक्टर्स के बीच में, राइट। ये चीज क्लियर रखो। अब ट्राई में कौन कौन लोग होते हैं, एक चेयरमैन होते हैं और 2 से ज्यादा फुल टाइम मेंबर नहीं होने चाहिए और 2 से ज्यादा पार्ट टाइम मेंबर नहीं होने चाहिए। और ये जो मेंबर्स हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और इनका टेन्योर 3 साल या फिर मैक्सिमम इनकी एज 65 साल की होनी चाहिए, और इनमें से जो भी पहले आ जाए तो वो इनका टेन्योर देखने को मिलता है। तो 3 इयर्स या फिर 65 इयर्स की एज तक का टेन्योर हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज यहां पर बताई गई है। और ये टॉपिक ट्राई का न्यूज में क्यों आया है, क्योंकि इन्होंने अभी कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं। हालांकि इनके रिकमेंडेशन एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आप लोग को बता देता हूं। तो देखो गाइस, इन्होंने बोला है कि किसी भी प्रकार का चेंज जो है वो मोबाइल टू मोबाइल कॉल जो करते हैं उसमें नहीं आएगा। जैसे कि जो लोग ये वाले कॉलिंग करते हैं ना, मोबाइल टू मोबाइल जो कॉलिंग हम लोग को देखने को मिलती है, और जो फिक्स लाइन टू फिक्स लाइन कॉलिंग्स जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो इस पर इन्होंने कोई चेंजेस जो है वो पेश नहीं किए है इन्होंने। बट ये चीज बोली है कि अब से मोबाइल फोन जो लैंडलाइन जो है फिक्स लाइन कनेक्शन है, उससे अगर मोबाइल फोन में कॉल किया जाएगा तो उससे पहले 0 लगाना है। और कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्दी ये नए नंबरिंग प्लान जो है वो लेकर आएंगे, और जिसके चलते जो यूटिलाइज्ड कैपेसिटी है उसको फ्री किया जा सके। क्योंकि देखो आज की डेट में आप जान रहे हो कि काफी सारे नंबर्स जो है वो बढ़ चुके हैं और 10 डिजिट का हम लोग को नंबर देखने को मिलता है। अब ये जो नंबर हम लोग को जो देखने को मिलता है, ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप किसी का नंबर 1 है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूं, किसी का नंबर अगर 1 है तो अगर आप 1 को कॉल करोगे तो 1 के पास फोन जाएगा। बट आप जानते हो कि जैसे कि मान के चलो कि एक एक डिजिट जो है वो बढ़ती जाती है, जैसे कि 100 के बाद जो है वो 101 आ जाता है, और 199 के बाद जो है वो हम लोग को ऑब्वियस ही बात है कि 199 के बाद 100 तो वापस आएगा नहीं, 200 हम लोग को देखने को मिलेगा, फिर 300 देखने को मिलेगा। वैसे ही 999 के बाद हम लोग को 1000 देखने को मिलेगा, तो एक 0 और बढ़ेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, डिजिट बढ़ती जा रही है। बट अभी क्या हो रहा है, इतने सारे फोन्स वगैरह कनेक्शंस वगैरह जो है वो लोग यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज हो रहे हैं, तो इसलिए क्या हो रहा है कि ये जो नंबर्स जो है वो काफी कम अब हम लोग को यहां पर देखने को मिल रहा है। तो अभी देखो, अभी जो यूटिलाइज्ड स्पेस जो है उसको फ्री अप करने के लिए कुछ प्लान्स लाया जाएगा। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि काफी सारे जो यूजर्स होते हैं वो अपने फोन जो है वो बंद कर देते हैं, उनके नंबर्स वगैरह जो है वो बंद हो जाते हैं, फिर वो नंबर किसी और को अलाउड हो जाते हैं। आपने ट्रू कॉलर में आजकल देखा होगा कि कई बार जब आप कोई नई सिम लो तो उसमें जो नाम जो होता है वो किसी और का आता है, राइट। वो इसलिए क्यों, क्योंकि कई साल पहले जो है वो किसी व्यक्ति का ये नंबर होगा जो कि आपको अलॉट कर दिया गया है। बट अभी क्या होता है, अगर
लोग बाग अपने मोबाइल फोन की सिम को यूज करना ना छोड़ें। मान के चलो आप एक कंडीशन ये वाली भी लेके चलो, क्योंकि आज की डेट में लोग दो दो तीन तीन सिम अपने पास रखते हैं, तो अगर वो यूज ना करें तो तब क्या होगा, लोग जो ये नंबर जो है वो बटना फिर कम हो जाएंगे, क्योंकि लोगों के पास एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा ही नहीं ना। हालांकि इतना डिटेल में आप लोग को नहीं आना है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करने की ये वाली कोशिश कर रहा हूं कि ये समझ लो आप कि जो फ्री अप स्पेस है तो उसको कैसे यूटिलाइज करना है, तो उसके लिए ये नए जो है वो नंबरिंग प्लान्स और कुछ लेकर आने वाले हैं, ठीक है, आने वाले समय में। तो उसका इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन जो है वो दिया है ट्राई ने। इसके अलावा यहां पर अभी देखो न्यूज में काफी ज्यादा चल रहा था कि अब से मोबाइल फोन के नंबर 10 की जगह जो है वो 11 डिजिट के हो जाएंगे या 13 डिजिट के हो जाएंगे। ये वाली जो न्यूज चल रही थी ना, तो ये न्यूज जो है गाइस ये गलत है, ये चीज ट्राई ने डिक्लेयर कर दी है। अगर आप जैसे कि अगर आप पढ़ाई करोगे इसके बारे में तो आपने कई बार न्यूज चैनल्स में भी देखा होगा, बट और जैसे कि अभी हम लोग जो है वो नोट्स वगैरह बना लेते हैं न्यूज वगैरह से देखकर, बट अगर आप इस चीज से अपडेटेड नहीं होगे कि ऐसा कुछ बोला ही नहीं है ट्राई ने, तो आपका मार्क्स भी जो है वो गलत हो सकते हैं, राइट। क्योंकि अभी ट्राई के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में देखिए ये इन्होंने क्लियरिटी दी है इस, अगर आप इस चीज पर जाएंगे तो ये इन्होंने ट्राई की गवर्नमेंट की वेबसाइट दी और यहाँ पर एक पीडीएफ खुल जाती है, इस पर क्लिक करोगे आप तो उन्होंने क्लियरली बोला हुआ है कि मीडिया के अंदर ये फालतू की चीज जो है वो चल रही है, जो कि ट्राई ने कही ही नहीं है, राइट। तो ये चीज याद रखना कि अभी अभी जो है वो नंबर्स वगैरह को चेंज करने की बात नहीं की जा रही। जैसे हमारा जो मोबाइल नंबर है वो 10 डिजिट का है, आप लोग को पता होगा, तो ये 11 डिजिट या 13 डिजिट की बात हो ही नहीं रही है ट्राई की तरफ से। वो तो ऐसे ही न्यूज वगैरह के अंदर इस प्रकार का एक गलत उछाल आ गया था, ट्राई की जो स्टेटमेंट्स थे उसको मिस इंटरप्रेट जो है वो कर दिया था मीडिया ने, तो इसको लेकर इन्होंने क्लैरिटी जो है वो दे दी। तो अभी कभी भी आप कहीं पर भी किसी भी जगह पर देखो कि 11 डिजिट नंबर होने वाले हैं, तो इस चीज को आप गलत जो है वो मान लेना, क्योंकि ट्राई ने इस चीज को क्लैरिफाई कर दिया, ठीक है। अभी रिसेंटली ही इसने इस चीज को क्लैरिफाई किया है, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को यहां पर देखने को मिली। हालांकि दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, मेनली ट्राई के बारे में आपको जानना था, जो चीज मैंने आप लोग को बता दी, राइट। अब आगे की बात करें, रोजगार सेतु स्कीम, ये स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई। किसके लिए की गई है? कि आज की डेट में पता है आप लोग को कि जो माइग्रेंट लेबर्स वगैरह जो है, वर्कर्स वगैरह जो है, वो वापस अपने अपने घर लौट गए हैं, तो जो लोग लौटे हैं उन लोग को जॉब्स ऑफर करनी है, तो इन्होंने क्या किया है, स्किल्ड वर्कर्स को जॉब ऑफर करने के लिए ये रोजगार सेतु स्कीम जो है वो शुरू करी है, ठीक है। तो ये चीज बस आप लोग को इसके बारे में पता होना चाहिए। और इसी प्रकार की चीज हम लोग को उत्तर प्रदेश के अंदर भी देखने को मिली थी। हम लोगों ने 28 मई को इस टॉपिक को भी डिस्कस किया था कि उत्तर प्रदेश ने वर्कर्स के लिए पहला स्किल मैप जो है वो रिलीज किया, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर पहला स्किल मैप जो है माइग्रेंट वर्कर्स का, वो उत्तर प्रदेश के द्वारा रिलीज किया गया है, राइट। और ये इसके ऑब्जेक्टिव भी यही थे कि जितने भी स्किल और एक्सपीरियंस जो वर्कर्स हैं उनको यहाँ पर जो है वो मैप किया जाए स्किल मैप के अंदर, यानी कि उनको उनका रिकॉर्ड जो है वो रखा जाए, तो उसके थ्रू उन लोगों को जल्दी से जल्दी जो है वो जॉब ऑफर की जा सके। उसी प्रकार की कुछ चीज यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर भी देखने को मिल रही है हम लोग को, क्योंकि ये कुछ ऐसी स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहां से भारी मात्रा में वर्कर जो है वो निकले थे, अलग अलग स्टेट्स गए थे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट गए थे जॉब करने के लिए, जो कि आज की डेट में अपने होम टाउन, अपने होम स्टेट वापस आ चुके हैं, राइट। तो ये एक चीज थी, इसके बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और जिन बच्चों ने ये नहीं पढ़ा, हालांकि मत पढ़ो, क्योंकि मैंने भी आपको बता ही दिया कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का क्या रोल हम लोग को देखने को मिला था। बाकी अगर आप पढ़ना चाहो तो 28 मई के वीडियो में चले जाना, 12 मिनट कुछ सेकंड पे है ये, ठीक है, 12 मिनट कुछ सेकंड पे आपको ये वीडियो जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। और अब एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया है एनजेएसी के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे रिलेटेड पहले भी सिविल सर्विसेज में क्वेश्चंस आ चुके हैं, 2014 में ये हम लोग को देखने को मिला था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। फटाक से वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर बताओ कि ये तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखो गाइस, ये एक बॉडी है जो किसके लिए बनाई गई थी, ये जजेस को अपॉइंट करने के लिए और जजेस के ट्रांसफर के लिए बनाई गई थी, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को, तो यहां तक तो ये सही है कि जजेस के अपॉइंटमेंट और उनके ट्रांसफर के लिए हम लोग को एनजेएसी देखने को मिली थी। और एनजेएसी ने क्या कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस कर दिया? तो ये स्टेटमेंट हो जाता है गलत, क्योंकि देखो हालांकि एनजेएसी बनाई गई थी कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए, बट इसने कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस नहीं किया है। जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए जो कॉलेजियम सिस्टम हम लोग को देखने को मिलता है, इसने उस कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बॉडी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर चुका है। ये बॉडी आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट, मतलब फंक्शन नहीं करती है। ये चीज इस प्रकार की आपको अक्सर एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी, बट उसके लिए आपको अपने करंट अफेयर्स के अवेयरनेस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर आपको पता नहीं होगा कि एनजेएसी आज की डेट में लागू नहीं है, काम नहीं करती, तो आप इसका आंसर जो है वो गलत कर जाओगे। क्योंकि देखो इसमें एनजेएसी के बारे में तो सब चीज लिखी हुई है, बट इसने कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस नहीं किया है। बट अगर यहां पर बिल के बारे में बात पूछी जाती है, एनजेएसी बिल के बारे में,
तब एक बार हम लोग जो है वो सोच सकते थे कि हाँ यार, इसने इस बिल की बात हो रही है और बिल के अंदर ये चीज लिखी हुई है कि वो कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करने की बात करता है। बट यहां पर मैं आपसे कमीशन के बारे में पूछ रहा हूं, तो क्वेश्चन को इस प्रकार से ध्यान से देखो और उसके बाद फिर उसको आंसर किया करो, ठीक है। और अभी कोई एनजेएसी का चेयरमैन हम लोग को नहीं देखने को मिला है जो अपॉइंट किया गया, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज 1 इज द करेक्ट आंसर, राइट। होपफुली आप में से काफी सारे लोगों ने इसको सही किया होगा। और इसके बारे में और थोड़ी सी मैं आपको बात करूं तो देखो 99th अमेंडमेंट एक्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 में हम लोग को देखने को मिला था, और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एक्ट 2014 में हम लोग को देखने को मिला था। ये दोनों ही कानून थे गाइस जो कि इससे रिलेटेड, एनजेएसी से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिले थे। इसके जस्ट एक साल बाद 2015 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। और एनजेएसी अभी टॉपिक न्यूज में था, दैट्स व्हाई मैंने आपको बताया ये वाला टॉपिक, आपको इस पर ज्यादा फोकस करना था, राइट। हालांकि न्यूज में जो चीज आई है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट मेनली एनजेएसी से रिलेटेड आपसे अगर क्वेश्चन आए तो यू कैन डील विद इट, राइट। अब बात करेंगे एनसीएस के बारे में, नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट के बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने स्टार्ट किया है फ्री ऑनलाइन करियर स्किल्स ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड कराना। ये यहां पर ये वाला जो पोर्टल है एनसीएस का, वहां पर फ्री में ऑनलाइन जो स्किल्स की ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में ट्रेनिंग हम लोग को देखने को मिलेगी। और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने पार्टनरशिप करी है टीसीएस आईओएन के साथ। आईओएन बेसिकली टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की, टीसीएस की एक विंग, एक यूनिट हम लोग को देखने को मिलती है। तो उनके साथ पार्टनरशिप करके मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने इस चीज को शुरू किया, इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है, जहां पर लोगों को स्किल से रिलेटेड ट्रेनिंग जो है वो ऑफर की जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। अब बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के अंदर एक हम लोग को कानून देखने को मिला था, हरियाणा ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो इस कानून को अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास चैलेंज किया गया है। इस कानून के अंदर क्या था, तो कानून के अंदर बताया गया था कि हरियाणा के अंदर जितनी भी कोर्ट्स हम लोग को देखने को मिलती हैं, राइट, जितनी भी जो कोर्ट्स होती है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, तो ये हम लोग को जो देखने को मिलती है वहां पर ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हिंदी यूज की जाएगी। तो ये चीज यहां पर इस कानून के अंदर थी, इसका एक जनरल आपको आइडिया होना चाहिए। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है जिसका आंसर फटाक से नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। 8th शेड्यूल जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कितनी लैंग्वेजेस हैं टोटल? काफी इजी क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बताइए। और वीडियो को खत्म करने के बाद 8th शेड्यूल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये शेड्यूल लैंग्वेजेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन में आपसे पूछा जा सकता है। लक्ष्मीकांत जो इंडियन पॉलिटी की बुक है वहां पर आपको इसके बारे में मिल जाएगा, ठीक है। अब पेपर 2 से रिलेटेड गाइस इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बात हो रही है मिसाइल पार्क्स अग्निप्रस्थ के बारे में या फिर अग्निपथ के बारे में, ठीक है। तो ये मोबाइल पार्क अग्निप्रस्थ हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये आईएनएस कलिंग जो कि कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के अंदर एक नेवल बेस है आईएनएस कलिंग, वहां पर ये मिसाइल पार्क जो है वो अभी सेटअप किया गया है। इस पार्क के साथ ही साथ 2 मेगावाट सोलार फोटोवोल्टाइक प्लांट भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि यहां पर लगाया गया है, सेटअप किया गया है आईएनएस कलिंग में ही। और ये मिसाइल पार्क जो है गाइस, इसका मेजर मकसद ये है कि 1981 से लेकर अभी तक जितनी भी मिसाइल्स हम लोग को देखने को मिली हैं आईएनएस कलिंग की हिस्ट्री में, वो पूरी की पूरी यहां पर शोकेस की जाएगी। यानी कि मान के चलो एक प्रकार का म्यूजियम है जहां पर मिसाइल हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये एक मिसाइल पार्क है, ठीक है। और P-70 एमेस्टिस्ट, ये एक अंडर वाटर एंटी शिप मिसाइल हम लोग को देखने को मिलती है। एक ऐसी मिसाइल जो कि जो है वो अंडर वाटर जो है वो रिलीज की जाती है सबमरीन से। और ओल्ड चक्र जो हम लोग को चार्ली 1 सबमरीन जिसके नाम से ये जाना जाता है, तो उससे जो है ये लॉन्च की जाती है वाली मिसाइल। और ये मिसाइल ही जो है गाइस, ये बहुत ही मेजर अट्रैक्शन पॉइंट ये हम लोग को यहाँ पर मिसाइल पार्क में देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये इसके बारे में भी एक आइडिया आपको होना चाहिए। और ये जो मिसाइल थी ये 1988 से लेकर 1991 के पीरियड में इंडियन नेवी में कमीशन थी, ठीक है। तो इसके बारे में एक जनरल एक आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इस न्यूज में बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के चलते बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। तो इसके बारे में आप जानते ही हैं, हम लोगों ने डिस्कस भी कई बार किया हुआ है कि लॉकडाउन के चलते सभी बिजनेस जो है वो ठप था और उसको लेकर एक मेजर लॉस हम लोग को देखने को मिला। बट न्यूज में बताया गया है कि अभी -38.1% का लॉस जो है वो हमारे आर्ट कोर सेक्टर्स में रिकॉर्ड किया गया। अब देखो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि आर्ट कोर सेक्टर्स कौन से हैं, उसके नाम क्या क्या है। तो प्रीलिम्स वगैरह में अक्सर पूछे जाते हैं और कई बार जो है वो पूछे जा चुके हैं। तो देखो कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो है ये 8 कोर सेक्टर्स हमारी कंट्री के हम लोग को देखने को मिलते हैं। 40% के आसपास इनका वेटेज हम लोग को ओवरऑल इकोनॉमी में देखने को मिलता है। और अभी इसमें लॉस जो किया गया है, लॉस जो हुआ है वो -38.1% हुआ है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, राइट। तो इसका एक जनरल आइडिया आप लोग को होना चाहिए, राइट। इसके अलावा बात करेंगे 7.75% के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बॉन्ड के बारे में। तो 2018 में ये बॉन्ड लाया गया था।
अब बॉन्ड क्या होता है पहले इस चीज को समझ लो आप। तो देखो गाइस, कोई भी एक कंपनी मान के चलो, कोई भी एक कंपनी है, अभी सरकार की बात नहीं कर रहे हम लोग, इसको कंपनी से समझो आप, तो आप इजी तरीके से समझ जाओगे। जैसे कि कोई भी एक कंपनी है, इसको अगर पैसा चाहिए, अब पैसे की आवश्यकता तो होती है काम वगैरह करने के लिए, तो इसको पैसा चाहिए, तो इसके पास ऑप्शन क्या होता है, या तो ये बैंक से पैसे ले सकते हैं, राइट, या तो फिर अपने शेयर्स डिबेंचर्स को जो है वो रिलीज करके पैसा ले सकते हैं, इशू करके पैसा ले सकते हैं, या फिर हम लोग को देखने को मिल सकता है कि ये मार्केट से पैसा उठा सकते हैं। और जो मार्केट से पैसा उठाया जाता है वो बॉन्ड के थ्रू उठाया जाता है। कैसे उठाया जाता है, यहां पर एक पेपर टाइप का इंस्ट्रूमेंट हम लोग को देखने को मिलता है जिसमें लिखा रहता है, इसकी एक फेस वैल्यू होती है, जैसे कि मान के चलो इसकी फेस वैल्यू है 1000 रुपए, ठीक है, और इसमें एक डेट भी लिखी रहती है कि ये बॉन्ड जो है वो कब विड्रॉ किया जा सकता है, या फिर इसकी मैच्योरिटी डेट क्या होगी। तो मान के चलो कुछ साल का ये बॉन्ड होता है, जैसे कि इसमें 2025 लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक इंसान अगर इस बॉन्ड को खरीदेगा तो क्या वो उसकी फेस वैल्यू पे उस बॉन्ड को खरीदेगा? नहीं, बॉन्ड की फेस वैल्यू पे बॉन्ड नहीं खरीदा जाता। जैसे कि मान के चलो 1000 रुपए इसकी फेस वैल्यू हो, तो ये बॉन्ड आपको 800 में मिल जाएगा। और जब आप इसके जो ऊपर जो डेट लिखी होगी, जैसे कि 2025 लिखी होगी कोई डेट, तो उस डेट पे जाकर अब आप इस कंपनी में जाकर अगर बॉन्ड को विड्रॉ कराओगे तो आपको जो है वो टोटल अमाउंट जो है वो 1000 रुपए मिल जाएंगे, यानी कि आपका क्या हुआ, 200 रुपए का फायदा हुआ। इसी प्रकार से सरकार भी जो है ये बाहर से लोन लेने की जगह अपनी कंट्री में बॉन्ड रिलीज करती है, ठीक है, कंट्री में लोगों से पैसा उठाने के लिए। जैसे कि आपको पता होगा कि सरकार को जब पैसों की नीड होती है तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी ले सकती है, उसको अगर नीड है तो वो बाहर वर्ल्ड बैंक हो गया उससे भी लोन ले सकती है, आईएमएफ से भी लोन ले सकती है। तो ऐसे अलग अलग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हम लोग को देखने को मिलते हैं जिससे लोन लिए जा सकते हैं, है ना। तो ऐसा किया जा सकता है। बट सरकार क्या करती है, कई बार अपनी कंट्री के अंदर बोलती है कि बाहर दूसरी जगह इंटरेस्ट देने से बेटर है कि हमारी कंट्री के अंदर ही लोगों से पैसा उठा लो और उनको जो है वो प्रॉफिट दे दो इंटरेस्ट के तौर पर, क्योंकि बाहर इंटरेस्ट देने से बेटर है कि लोगों को दे दो। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये बॉन्ड में कम होता है एज कंपेयर टू कमर्शियल बैंक्स वगैरह की हम लोग बात करें तो, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो इसी प्रकार का एक बॉन्ड था जो कि 7.75% का था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, यानी कि हर साल 7.75% जो है वो उसकी ग्रोथ जो है वो इस बॉन्ड में देखने को मिलेगी। जैसे कि आपने जो ये बॉन्ड खरीदा है 1000 रुपए का, ठीक है, और ये जो 1000 रुपए का जो बॉन्ड लिया ये हर साल जैसे जिस डेट पे आपने लिया है उसके अकॉर्डिंग 7 साल का इसका लॉक इन पीरियड था कि आपको 7 ईयर्स के बाद 7.75% पर एनएम के हिसाब से आपको उस बॉन्ड का रिटर्न जो है वो दे दिया जाएगा। तो ये चीज इसके बॉन्ड में थी। अब देखो ये एक बॉन्ड जो था उसकी कीमत 1000 रुपए थी और इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं थी इन्वेस्टमेंट की। कोई भी इंसान जितना चाहे उतना बॉन्ड जो है वो उतने रुपए का बॉन्ड जो है वो खरीद सकता है, राइट, या खरीद सकती हैं। और 7 साल का इसका लॉक इन पीरियड था, यानी कि इसमें जो डेट जो लिखी हुई थी वो 7 ईयर्स के बाद की लिखी थी। 2018 का बॉन्ड था, तो मान के चलो आप 2025 इसमें डेट जो है वो लिखी हुई थी कि 2025 से पहले कोई भी इस बॉन्ड को विड्रॉ नहीं कर सकता या फिर अपने पैसे निकाल नहीं सकता है। तो लॉक इन पीरियड जो था वो 7 ईयर्स का था। बट जिन व्यक्तियों की उम्र 60 साल की है या उससे ज्यादा की है तो उनको बोला गया था कि वो प्री मैच्योर इनकैशमेंट कर सकते हैं, जैसे कि 3 साल के बाद अगर वो पैसा निकाल लेंगे तो भी उनको 7.75% पर एनएम के हिसाब से रिटर्न जो है वो मिल जाएगा, राइट। तो ये चीज थी। और जितना भी इंटरेस्ट कमाएंगे लोग, यानी कि जितनी भी उनकी अर्निंग होगी वो टैक्सेबल होगी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत, ठीक है। तो ये बॉन्ड जो है वो टैक्सेबल भी था। अभी देखिए क्या हुआ है, न्यूज में ये टॉपिक इसलिए आया बॉन्ड का क्योंकि सरकार ने इस बॉन्ड को डिसकंटिन्यू कर दिया है, मना कर दिया है, बोला है कि इस बॉन्ड को जो है वो अब हम बंद कर रहे हैं, ठीक है। ये इसलिए किया गया है, द रीजन बीइंग इज कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी रेपो रेट में गिरावट करी है और काफी समय से हम लोग गिरावट रेपो रेट में देख ही रहे हैं, पिछले साल से ही अगर हम लोग मान के चलें तो देखिए यहां पर 4% आज की रेट में रेपो रेट में गिरावट है। 22 मई 2020 का ये अपडेट हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। 40% बेसिस 0.40 बेसिस पॉइंट से या फिर 40 बेसिस पॉइंट से जो है वो ये रेपो रेट जो है वो गिराया गया था। तो इसलिए अब रेपो रेट जो है वो हम लोग को 4% देखने को मिल रहा है एट प्रेजेंट। तो ये अपडेटेड रेट हम लोग को रेपो का नजर आ रहा है, ठीक है। और रेपो रेट क्या होता है गाइस, वो रेट जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो अन्य जो बैंक है कमर्शियल बैंक है उनको लोन ऑफर करती है, ठीक है। तो ये रेपो रेट हम लोग को देखने को मिलता है। अब बैंक रेट क्या होता है, वो रेट जिसमें लोगों को पब्लिक को जनरल पब्लिक को कमर्शियल बैंक जो है वो लोन ऑफर करती है, तो दैट इज कॉल्ड बैंक रेट। तो इसके बारे में आपको पता होगा। तो अब रेपो रेट जब कम होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि बैंक रेट भी कम होता है। अब जब बैंक रेट कम हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सेविंग जो रेट्स होते हैं सेविंग रेट वो भी बैंक कम करती है। अब ये क्यों कम करती है इसका कंसेप्ट आप समझो, बहुत इजी कंसेप्ट है। तो देखो गाइस बैंक की प्रॉफिट कहां से होती है, बैंक का प्रॉफिट होता है कि वो लोन देती है और जो सेविंग्स में जिन लोगों को पैसा देती है, जैसे कि आपको पता होगा कि आप अपने बैंक में जो सेविंग अकाउंट जो खोलते हो उसमें जो आप पैसा रख कर छोड़ देते हो, पार्क कर देते हो अपने पैसे को, तो उस पर आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता है। बट अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो आप क्या करते हो, इंटरेस्ट देते हो। तो इसका जो बीच का जो मार्जिन होता है ये बैंक की इनकम होती है। अब बैंक में अक्सर आपने देखा होगा कि जो
जो बैंक रेट जो होता है, यानी कि जिस रेट पे आप लोन लेते हो, वो काफी हाई होता है, और जो सेविंग रेट जो होता है वो काफी कम होता है। जैसे कि नॉर्मल तौर पे मान के चलो कि बैंक का जो रेट होता है, ये सेविंग रेट आप 4% मान लो, और जो बैंक का जो लोन वाला रेट होता है, बैंक रेट जिस पर आपको लोन मिलता है, वो 9% या उससे ऊपर का हम लोग को नॉर्मली देखने को मिलता ही है, राइट। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, तो 9% और 4%, इसके बीच का जो 5% हम लोग को देखने को मिलता है, ये बैंक की कमाई होती है, बैंक का प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिलता है कि नहीं। तो ये वाली चीज इस प्रकार से बैंक प्रॉफिट अर्न करती है। अब जब बैंक रेट कम होंगे तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेंगे बैंकों से, और स्वाभाविक सी बात है कि बैंक रेट जब कम होंगे तो बैंक को अपना मार्जिन, अपना प्रॉफिट तो बना के रखना है, तो इसलिए वो क्या करती है, सेविंग रेट को भी कम कर देती है। अभी क्या हुआ, ये प्रोसीजर के थ्रू हम लोग को देखने को मिला कि बैंकों ने सेविंग रेट भी अपना गिरा दिया, कम कर दिया है, राइट। आप देख सकते हैं कि आज की रेट में एट प्रेजेंट हम लोग को ये वाला जो रेट हम लोग को यहां पर दिखाई दे रहा है, तो ये 2.75% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सेविंग रेट है। यानी कि अगर आप पैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पार्क करते हो तो यू विल ओनली गेट 2.75% पर एनएम के हिसाब से। एचडीएफसी का 3.25%। हालांकि यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस फिगर्स, बट इन जनरल मैं आप लोग को बता रहा हूं, ये इसलिए बताया मैंने आपको समझाने के लिए कि सेविंग रेट आज की रेट में बहुत ज्यादा कम हो गए। क्यों कम हुए, क्योंकि बैंक ने लोन के रेट जो है वो कम कर दिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग लोन ले सके। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता है, मैंने बता चुका हूं कई बार, प्रीवियस ट्यूटोरियल में एक्सप्लेन किया है कि आज की रेट में हम लोग मार्केट में पैसों को फेंक रहे हैं, जिससे कि लोग पैसा लोन लें और अपने काम धंधे को शुरू करें, इकोनॉमी को रिवाइव कर सके, हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब मिल सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, काम धंधा शुरू हो सके, लोग स्पेंड करें, खर्चा करें, तो अभी तो इकोनॉमी जो है वो स्टेबल होगी। तो आप लोग को पता होगा, अगर आप लिंक कर पा रहे होगे, मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी इकोनॉमी को स्टेबल करने के तरीके। जो नए बच्चे आज की डेट में मेरे साथ जुड़े हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं पिछले 4 महीने के एटलीस्ट वीडियो आप देख लो, क्योंकि 4 महीने के जो टॉपिक्स हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनसे रिलेटेड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं पिछले 4 महीने के। हालांकि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो नॉर्मली आप लोग को 2 साल के टॉपिक्स पढ़ना जरूरी होता है, राइट। और ये टॉपिक्स आप लोग को कहां पे मिलेंगे, अगर आप जो लोग जो है वो जिनका प्लान 2021 का है, तो ऑब्वियसली बात है उनका अच्छा खासा टाइम है पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स को एटलीस्ट प्रिपेयर करने का, या फिर 2019 और 20 के करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने का। तो आप क्या कर सकते हो, यहां पर डिस्क्रिप्शन देखना, वीडियो के नीचे आप लोग को जो है वो मिल जाएगा, ये क्या बोलते हैं, एक प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो यू विल गेट ऑल द वीडियोस जो भी मैंने अभी तक बनाए हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज यहां पर है, हम लोग को देखने को मिल रही है। तो यही चीज है जिसके चलते सरकार ने क्या किया, इस बॉन्ड को डिसेबल कर दिया। अब सेविंग रेट जब कम होंगे तब जो इन्वेस्टर होगा वो अपना जो पैसा है, ऑब्वियस ही बात है कि वो सेविंग अकाउंट में तो पार्क नहीं करेगा, वो सोचेगा यार मैं कहीं कुछ और चीज पे पार्क करता हूं अपने पैसों को, जिससे कि मुझे एटलीस्ट अच्छा रिटर्न तो मिल सके, 7% 8% तो मिल सके। यहां पे तो मात्र 3% के आसपास ही मिल रहा है, क्योंकि 3% मैक्सिमम 3.5% ही आपको देखने को मिल रहा है, उससे ज्यादा नहीं देखने को मिल रहा। तो जो इन्वेस्टर होता है वो क्या सोचता है कि यार कहीं दूसरी जगह पे पैसे पार्क किए जाए। तो अभी लोगों ने एकदम से सरकार के इस बॉन्ड के ऊपर देखना शुरू कर दिया था, राइट। बहुत एकदम से बहुत ज्यादा लोग जो है वो सरकार के इस बॉन्ड को परचेज करने के लिए आ गए, एकदम से क्राउड जो है वो यहां पर बढ़ गया परचेजर का। तो उससे सरकार ने बोला कि भाई अगर ये वाला बॉन्ड जो है, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला कि यार ये वाला बॉन्ड अगर इसमें अगर हम लोग इतना रिटर्न देंगे लोगों को, तो यहां तो नुकसान चूना लग जाएगा यहां पे, तो क्योंकि इतना मतलब कमाई नहीं हो पा रही, इसमें तो लॉस ही लॉस जो है वो हो जाएगा सरकार को। तो इसलिए सरकार ने बोला कि भैया छोड़ो, इसको बंद करते हैं, अब इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो ये पूरा एक चीज थी, पूरी स्टोरी थी। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई है कि ये बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड कैसे ऑपरेट करता है, और ये क्यों सरकार ने बंद किया था। तो ये कंसेप्ट आप लोग को थोड़ा सा समझना जरूरी था इकोनॉमिक का, राइट। तो बस यही थे गाइस आज के लिए, सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे, बट अभी कहीं जाना नहीं है आप लोगों को। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क्स दूंगा, उसके बाद जैसे ही मैं आप लोग को बाय बाय बोलूंगा ये अपने टॉपिक को फिनिश करके, उसके बाद जो है वो आप लोग के लिए एक टेस्ट जो है वो शुरू होगा, मुश्किल से 2-2.5 मिनट का वो वीडियो है, जिसको आप देखेंगे और अपना आंसर जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे, और स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे कि आपने उन 10 क्वेश्चन में से कितना स्कोर किया है, ठीक है। तो पहले तो होमवर्क सुन लो आप, जनरल स्टडीज की ये टॉपिक आपको प्रिपेयर करने हैं। पहला होमवर्क है नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 पढ़िएगा, इसके बारे में मैंने आप लोग को पढ़ा चुका है ऑलरेडी, ये आप लोग को मेरी प्लेलिस्ट में जो है वो मिल जाएगा। अब स्पेसिफिक कौन से वीडियो में पढ़ा है तो वो कहना थोड़ा मुश्किल है, बट वो आप थोड़ा सा फाइंड आउट कर लेना अगर कर पाओ तो, नहीं तो फिर कहीं से भी ये नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स जरूर एक बार देख लेना, पढ़ लेना 2019 का। इसके अलावा 1G 2G 3G 4G 5G टेक्नोलॉजीज क्या है, इनके बारे में बिल्कुल बेसिक ज्ञान जो है वो हासिल करो।
और सेडिशन लॉ, इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है, सेडिशन लॉ के बारे में। और ये अगर आप पढ़ना चाहो तो मैंने भी इसको एक्सप्लेन किया हुआ है 3 मार्च के वीडियो में, 7 मिनट 22 सेकंड पे आप जाओगे तो आपको ये सेडिशन लॉ जो है वो मिल जाएगा, तो इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। और ये वाला वीडियो जो है वो हमारे मेन चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में अपलोडेड है। हालांकि अगर आप इस वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट देखोगे तो आपको पूरे जो है वो वीडियो जो है वो मिल जाएंगे जो मेरे द्वारा बनाए गए, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर भी आप इस वीडियो को सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाली चीज हो गई यहाँ पे। और ये टॉपिक को आपको क्या करना है, खुद से पढ़ना है, इससे रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। इंग्लिश हिंदी दोनों में ये नोटिस है, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फिर होमवर्क अटेम्प्ट कीजिएगा। और अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, जहां पर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाती है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की। पेड कोर्सेज से रिलेटेड जानकारी के लिए आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कॉल करके। और ये टेलीग्राम की कुछ यूजर नेम्स है, अगर आप टेलीग्राम की एप्लीकेशन पर जाकर इन यूजर नेम्स को सर्च करेंगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जहां पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं एंड लेक्चर्स की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है। और गाइस मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं अगर अच्छे से क्लियर हो गए, दिमाग में बैठ गए हैं, तो आप मेरे इस लेक्चर को आपके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दीजिएगा। और आप अगर किसी टेलीग्राम के स्टडी ग्रुप में भी शामिल है तो वहां पर भी आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए गाइस फिर आप मिलेंगे हम लोग कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।